हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई टर्म 1 के लिए, और मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो नीट और जेईई के अंदर भी है, जो वो आए हुए हैं, और हम इस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व भी करूँगा और आप इन क्वेश्चन को देखें। इस टाइप के क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन फर्स्ट, द पॉसिबल चार्ज on an oil drop in millicons experiment may be मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन का फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसी से इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चला था, ठीक है ना। मिलिकन ने फाइंड किया था, तो वो कितना चार्ज है जो द पॉसिबल चार्ज ऑन एन ऑयल ड्रॉप इन मिलिकन से एक्सपेरिमेंट में बी एक ऑप्शन लिखता हूँ मैं, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अंडरस्टैंड? ऑप्शन 2, 4.0 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन सी, 7.0 × 10⁻⁻19 कूलम। एंड ऑप्शन डी, 8.0 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब मिलिगन की ऑयल ड्रॉप के ऊपर है जो कितना है जो चार्ज पॉसिबल है, द पॉसिबल चार्ज ऑन एन ऑयल ड्रॉप इन मिलिकन एक्सपेरिमेंट में बी। अंडरस्टैंड? तो बच्चों, मिलिकन ने जब अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके अंदर किसी भी अंडर कंसिडरेशन जो ऑयल ड्रॉप उसने ली, उसके ऊपर है जो चार्ज जो पाया गया, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अंडरस्टैंड? दैट इज Q इक्वल्स टू, उसके ऊपर जो चार्ज है Q इक्वल्स टू वो N × E। अंडरस्टैंड? और प्लस पॉजिटिव टाइप का चार्ज ऑन एनी ड्रॉप अंडर कंसिडरेशन, it is integral multiple of E, that is N × E, where N is some integer value and E is the charge on an electron. Understand? तो बच्चों, N इंटीजर वैल्यू है, N मे बी 1 2 3 4 सो ऑन। तो बच्चों, अगर हम पुट करें इसके अंदर, फॉर एग्जांपल है जो इफ़ आई पुट N = 1, तो ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज हो सकता है Q = प्लस 1.6 × 10⁻⁻19। पुट N = 2, तो ऑयल ड्रॉप पे चार्ज हो सकता है 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अंडरस्टैंड? तो बच्चों, इट इज़ ऑलवेज सम बेसिक यूनिट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यानी वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पॉसिबल है। तो बच्चों है जो यहाँ है जो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इज द ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अंडरस्टैंड? तो दिस चार्ज इज पॉसिबल ऑन द ड्रॉप, और 4.0 × 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टैंड? क्योंकि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम की बेसिक यूनिट इसमें नहीं आ रही है, आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अंडरस्टैंड? इस टाइप से चार्ज होने चाहिए जो इसके ऊपर पॉसिबल नहीं है। इट इज़ द क्वेश्चन फर्स्ट। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन 2, इन 1 ग्राम ऑफ ए material, the number of atoms
द नंबर ऑफ एटम्स आर 5 × 10⁻21। नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं बच्चों। इफ 1 इलेक्ट्रॉन is removed, 1 electron is removed from 0.01% of 0.01% of the every one atom, then charge acquired by bodies अंडरस्टैंड। तो बच्चों 1 ग्राम मटेरियल है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स है जो 5 × 10⁻21 एटम्स है। इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम 0.01% ऑफ द every one atom, understand, of the 0.01% of the every one atom, removed from 0.0% of removed from the every one atom of 0.01% material, then the charge acquired by body is, understand, in 1 gram of material the number of atoms are 5 × 10⁻21. if 1 electron is removed from the every one atom of 0.01% material, then the charge acquired by bodies. तो बच्चों 0.01% मटेरियल, तो देखो मटेरियल की कितनी अमाउंट बनती है 1 ग्राम, अंडरस्टैंड, और 1 ग्राम के अंदर इतने एटम्स है, तो इसका मतलब इस नंबर ऑफ एटम्स का 0.01% एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। इसका सॉल्यूशन बना देता हूँ मैं। 0.01% atoms means 0.01 upon 100 into 5 × 10⁻21, that is 5 × 10⁻17 atoms. The every one atom of 0.01% मटेरियल, अंडरस्टैंड। तो 0.01% मटेरियल में इतने एटम होंगे और हर एटम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, अंडरस्टैंड। सिंस 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम every atom, so the number of electrons removed equals to भी है जो 5 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो 5 × 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स है जो रिमूव हुए हैं, अंडरस्टैंड। और 1 इलेक्ट्रॉन है जो जब रिमूव होता है तो बॉडी के ऊपर प्लस 1.6 × 10⁻−19 कूलम का चार्ज है जो एक्वायर होता है। उस बॉडी पे इतना चार्ज आ जाता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर है जो 1.6 × 10⁻−19 कूलम का नेगेटिव चार्ज है, और वो चूंकि एटम न्यूट्रल था और न्यूट्रल होने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाया गया, इसका मतलब इट एक्वायर्स द इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द प्लस 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो बच्चों अगर है जो आप Q = N × E से बॉडी जो एक्वायर करती है चार्ज प्लस माइनस N × E, अंडरस्टैंड।
अगर आप उसको पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे तो इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, अगर आप उससे इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो उसके ऊपर जो इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बच्चों चूंकि आपने इलेक्ट्रॉन हटाए हैं तो इट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज, अंडरस्टैंड। अब बच्चों एन जो हमारे पास है वो 5 × 10⁻17 है और इट इज़ द 1.6 × 10⁻−19 n × e। तो बच्चों ये हो गया आपके पास 8.0 × 10⁻−2, इट इज़ 0.08 कूलाम चार्ज। बॉडी पे इतने कूलाम का पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर ऑप्शन है जो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर है जो पॉसिबल ऑप्शन वो दे सकते हैं। वो पॉसिबल है जो, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जो पॉसिबल ऑप्शन है, जैसे ए का आपको देते +0.08 कूलाम, बी -0.08 कूलाम, सी +0.02 कूलाम, डी -0.04 कूलाम। अब बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन है जो आपका ये रहेगा। इस टाइप से जो ऑप्शन दिए जा सकते हैं और उसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहे +0.08 कूलाम है जो आप उसमें से सेलेक्ट करेंगे, अंडरस्टैंड। ये बच्चों आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर जो अर्ली पार्ट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, उससे मैंने ये क्वेश्चन है जो सेलेक्ट किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ और उसको मैं सॉल्व करूँगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन है जो अपनी किसी भी प्रैक्टिस बुक के अंदर है जो देख सकते हैं। बुक आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए, जिसके अंदर ऑथेंटिक सॉल्यूशंस भी है जो रहे, अंडरस्टैंड। तो बच्चों क्वेश्चन 3 जो मैंने सेलेक्ट किया है, द शॉर्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। शॉर्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों चार्जिंग से, दैट इज चार्ज और नॉट। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब चार्जिंग, वो चार्ज है या नहीं। इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स वेदर बॉडी इज चार्ज और नॉट। अब इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन ए अट्रैक्शन, ऑप्शन बी रिपल्शन, ऑप्शन सी इंडक्शन, ऑप्शन डी फ्रिक्शन, अंडरस्टैंड। अब देखो बच्चों, कोई बॉडी चार्ज है या नहीं ये आपको कैसे पता चलता है, अंडरस्टैंड। बच्चों एक चार्ज बॉडी जो है वो ऐसी बॉडी जो कि अनचार्ज हो या अपोजिटली चार्ज हो, दोनों को अट्रैक्ट कर सकती है, अंडरस्टैंड। ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट वन अपोजिटली चार्ज बॉडी, सेकंड न्यूट्रल बॉडी। अपोजिटली चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है और न्यूट्रल बॉडी को भी है जो वो अट्रैक्ट कर सकती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आप है जो एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आए, ग्लास रोड, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड, इट इज़ द पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड। अब बच्चों ये किसी नेगेटिवली चार्ज रोड को भी अट्रैक्ट कर सकती है, जैसे एबोनाइट की रोड। तो बच्चों एबोनाइट की रोड को इट विल अट्रैक्ट, अंडरस्टैंड। जैसे ये फॉर एग्जांपल है जो ये एबोनाइट की रोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हमको पता है एबोनाइट, तो इट कैन अट्रैक्ट, इस एबोनाइट की रोड को है जो ये अट्रैक्ट करेगी बच्चों,
अट्रैक्ट, ठीक है ना, इट इज़ द फिगर 1। और यही है जो आपकी ग्लास रॉड जो है, ये बच्चों एक पीस ऑफ पेपर को भी अट्रैक्ट कर सकती है। ये पेपर, बिट्स ऑफ पेपर, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, अंडरस्टैंड। मैंने बताया था कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस की वजह से, जैसे जो इसके ऊपर है जो ये चार्ज है, अंडरस्टैंड, ये ग्लास रॉड है, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, ग्लास रॉड, अंडरस्टैंड। और ये पेपर, मैंने बताया था आपको मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर, बहुत इनिशियल जो वीडियो बनाए मैंने इलेक्ट्रोसेट्स के ऊपर, इलेक्ट्रोसेट्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के अंदर, उसके अंदर है जो मैंने बताया था कि जैसे ये पेपर का पीस है, पीस ऑफ पेपर, इसके अंदर है जो मॉलिक्यूल्स है जो इस शेप में है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह कारण इसके मॉलिक्यूल बच्चों डंबल शेप में आ जाते हैं, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, दे गेट पॉलराइज्ड, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इस नेगेटिव चार्ज, ये पोलराइजेशन, मैंने केवल 2 मॉलिक्यूल बताए हैं, है ना, ऐसे मिलियंस ऑफ है जो इसके अंदर एटम्स होंगे जो पोलराइज हो जाते हैं, उनका पोलराइजेशन, इसकी पोलरिटी इस टाइप से डेवलप होती है कि ऊपर वाला पार्ट है जो नेगेटिव होता है और नीचे वाला पार्ट है जो पॉजिटिव होता है, उसके पास ही है जो ऐसी बहुत सारी लाइंस होती है जिसके अंदर है जो वो आगे से आगे जो पोलराइज करते रहते हैं, अंडरस्टैंड। तो बच्चों इस वाले फेस पे नेगेटिव चार्ज है, ऊपर वाले फेस पे, और इस वाले फेस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा, इट गेट्स अट्रैक्टेड, अट्रैक्शन। और इस पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड के पॉजिटिव चार्ज और इस वाले फेस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा पोलराइजेशन फिनोमिना के कारण, उनके बीच में रिपल्शन लगेगा, अंडरस्टैंड। और इसके बाद है जो रिपल्शन तो लगेगा ही लगेगा, इसके बाद है जो वेट, वेट ऑफ पीस, पेपर पीस भी लगेगा नीचे की ओर, वेट ऑफ पेपर पीस। लेकिन बच्चों यहाँ डिस्टेंस कम है, इस ग्लास रॉड और अपर फेस के अंदर डिस्टेंस कम है, तो अट्रैक्टिव force will be stronger than the repulsive plus the weight of the paper piece. So this uncharged piece of paper, due to polarization phenomena, it gets attracted towards the glass rod. ये जो फाइनल इसके ऊपर फोर्स रहता है अट्रैक्टेड, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि सामने वाली बॉडी जो कि उसकी ओर अट्रैक्ट हुई है वो चार्ज है या नहीं। इट मे बी अपोजिटली चार्ज और इट मे बी न्यूट्रल, जैसे मैंने इन एग्जाम्पल से बताया। लेकिन बच्चों अगर है जो आपकी, जैसा आपने ग्लास रॉड रही है और सामने वाली बॉडी के ऊपर अगर है जो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में रिपल्शन लगेगा बच्चों। तो रिपल्शन लगेगा तो 100% आप समझ जाना कि सामने वाली बॉडी के ऊपर है जो सेम नेचर का यानी पॉजिटिव चार्ज है, अंडरस्टैंड। तो रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट। रिपल्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि जिस बॉडी के लिए आप टेस्ट कर रहे हैं कि वेदर इट इज़ चार्ज और नॉट, है ना, वो है जो चार्ज है या नहीं, इट इज़ फाउंड बाय द रिपल्सिव फोर्स ओनली, अंडरस्टैंड। अगर वो बॉडी है जो इक्वल अमाउंट का है जो आइडेंटिकल चार्ज रखेगी, अब अमाउंट जो सेम होनी जरूरी नहीं है, अंडरस्टैंड, उस सेम नेचर का अगर वो चार्ज है जो उस बॉडी पे है, जिसका टेस्ट करना है कि वो चार्ज है या नहीं, तो फिर बच्चों उन दोनों के बीच में आप जिस बारी बारी से आप क्या करें, 2 रॉड्स को ले जाएं, जैसे एक ग्लास रॉड को ले जाएं और एक है जो एबोनाइट की रोड को ले जाएं। ग्लास रोड को सिल्क से रगड़ रखा है आपने, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। एबोनाइट की रोड को आपने जो फर से रगड़ रखा है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। उनको जो बारी बारी से 1 बाई 1 आप टेस्ट करें, उस ऑब्जेक्ट के पास ले जाएं, अंडरस्टैंड। तो अगर उस बॉडी के ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो आपकी ग्लास रोड को उसके पास ले जाने पर उनमें रिपल्शन लगेगा, तो आप समझ जाएंगे कि उस बॉडी पे जो सेम नेचर का पॉजिटिव चार्ज है, यानी वो बॉडी चार्ज है। अगर आप है जो एबोनाइट की रोड को उसके पास ले जाते हो और उसके बाद वो रिपेल होती है, अंडरस्टैंड, तो आप समझ जाएंगे कि उस बॉडी के ऊपर है जो इक्वल नेचर का नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर है जो प्रेजेंट है। तो रिपल्सिव फोर्स इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी। इट शोज वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट, इट इज़ द श्योर टेस्ट, अंडरस्टैंड। ऑथेंटिक टेस्ट आपका रिपल्सन होगा, आपको अट्रैक्शन से पता नहीं चल पाएगा, अंडरस्टैंड। तो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर knowing the electrification of a body whether it is charged or not, understand। थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो है जो कूलम्स लॉ के ऊपर है बच्चों। क्वेश्चन 3,
Question 3. Two charges Q1 and Q2 are placed at small r distance away from each other. Q1 और Q2 each other in air. Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे है और उनके बीच में एयर है. नाउ इफ the air is replaced by a medium of dielectric constant, कैपिटल K, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K, देन द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू मीडियम इज, अंडरस्टैंड. तो बच्चों हम जानते हैं कि F मीडियम के अंदर फोर्स कब, जैसे Q1 और Q2 चार्ज हैं बच्चों, इनके बीच का सेपरेशन R है और यहाँ एयर प्रेजेंट है, तो फोर्स इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², अंडरस्टैंड. और अगर है जो यहाँ हम मीडियम भर दें, अंडरस्टैंड, ये फोर्स है बच्चों इन एयर, अंडरस्टैंड. अगर आप है जो इस जगह है जो इन दोनों के बीच में है जो एक ऐसा मीडियम फिलअप कर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वो कैपिटल K है, अंडरस्टैंड. तो बच्चों उस कंडीशन में है जो FM यानी फोर्स इन मीडियम वो हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R². It is the force in medium. और उस मीडियम की है जो बच्चों एप्सिलॉन जो है नहीं है वो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है. इट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, अंडरस्टैंड. अब बच्चों इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से, तो दैट इज FM बाई F0, अंडरस्टैंड. तो ऑब्वियसली Q1 Q2 अपॉन R² इस Q1 Q2 अपॉन R² से कट जाएगा, अंडरस्टैंड. और फिर बच्चों है जो ये रह जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, अंडरस्टैंड. और बच्चों एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन R. इट इज़ द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. इट इज़ द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और एयर और फ्री स्पेस की ऑलमोस्ट सेम होती है. इट इज़ द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम. इट इज़ द रिलेटिव, और यही है जो आपको यहाँ दिया हुआ है एप्सिलॉन R आपका K दिया हुआ है, अंडरस्टैंड. इट इज इक्वल्स टू K, यहाँ है जो K दिया हुआ है, अंडरस्टैंड. तो आपको पूछा गया है बच्चों रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू मीडियम, तो बच्चों F0 अपॉन FM दैट इज 1/K, 1/एप्सिलॉन R. आप इसको 1/एप्सिलॉन R लिख सकते हो और 1/एप्सिलॉन R को ही आप है जो K शो करते हो. तो F0 बाई FM इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन R, दैट इज़ द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं हम, अंडरस्टैंड. तो ये आपका सॉल्यूशन रहेगा, अंडरस्टैंड. अब इसके अंदर जैसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं 1 K/1, सेकेंड ऑप्शन 1:K, थर्ड ऑप्शन 1:K², फोर्थ ऑप्शन K²:1. तो ऑब्वियसली आपको है जो इसके ऊपर मार्क करना है, इट इज़ 1:K, अंडरस्टैंड.
अब मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन है जो लिखता हूँ और उसको सॉल्व करूँगा मैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले टॉपिक से जो मैंने सेलेक्ट किया है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम a charged body is as shown in figure, as shown in adjoining figure। मैं एक फिगर बनाऊंगा बच्चों, मैं इस साइड में फिगर बना देता हूं। These are the field line pattern। ये कुछ फील्ड लाइंस दी हुई बच्चों, अंडरस्टैंड। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है जो 2 पॉइंट भी दिए गए ए और बी, और ए और बी के बीच में सेपरेशन जो है वो बच्चों स्मॉल आर है। ए और बी के बीच में जो सेपरेशन है इट इज स्मॉल आर, अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम ए चार्ज बॉडी इज एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। The field intensity at A and B are EA and EB respectively। The field intensity at A and B is E and EB is E and EB respectively। The distance between A and B equals to R। Then which option is correct? Which option is correct? तो बच्चों एक ऑप्शन है जो दिया हुआ है ई ए इज़ ग्रेटर देन ई बी, एक दिया हुआ बच्चों ई बी इज़ ग्रेटर देन ई ए, थर्ड ऑप्शन है बच्चों ई ए इक्वल्स टू ई बी अपॉन आर, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों ई ए इक्वल्स टू ई बी अपॉन आर स्क्वायर। ई और ई बी है जो ए और बी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी, अंडरस्टैंड। मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। दीज आर द फील्ड लाइन पैटर्न्स ड्यू टू ए चार्ज बॉडी, और उसके अंदर 2 पॉइंट्स है जिनके बीच का सेपरेशन स्मॉल आर है। ए पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी ई ए, ठीक है ना, सबस्क्रिप्ट ए, और बी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी है ई बी, इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल आर है। अब है जो इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ऑब्वियसली है जो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्यों रहेगा कि फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है फील्ड लाइंस आर क्राउडेड और डेंसर इन एनी रीजन ऑफ स्पेस। अगर फील्ड लाइंस है जो किसी स्पेस के किसी रीजन के अंदर क्राउडेड है, दैट इज दे आर क्लोजली स्पेस, तो इन दैट रीजन फील्ड इंटेंसिटी इज सेड टू बी हायर। एंड इफ फील्ड लाइंस आर रेरिफाइड और द सेपरेशन बिटवीन द फील्ड लाइंस इज मोर, देन एट एनी पॉइंट इन दैट रीजन द फील्ड इंटेंसिटी विल बी स्मॉलर। तो हम ये नोट कर रहे हैं कि ए पॉइंट है जो के आसपास बच्चों फील्ड लाइनों के बीच की डिस्टेंस जो है, जैसे यहाँ इन फील्ड लाइनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो स्मॉलर है, अंडरस्टैंड। और बी पॉइंट के ऊपर है जो, चूंकि ये फील्ड लाइंस थोड़ी सी फैलती जा रही है, तो बी पॉइंट्स पे है जो बी पॉइंट के ऊपर, आप बी पॉइंट को थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए आप चाहे तो यहाँ रख लें, ये बी पॉइंट,
तो बी पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंस इन दोनों फील्ड लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इट इज़ लार्जर देन एट दिस पॉइंट। अंडरस्टैंड? इन दोनों फील्ड लाइंस के बीच में जो सेपरेशन है वो है जो कम है और इस जगह सेपरेशन है जो क्या है बच्चों लार्ज है। इसका मतलब ई ए विल बी ग्रेटर देन ई बी। और बच्चों ये ऑप्शन ई बी ग्रेटर देन ई ए ये रॉन्ग ऑप्शन है, ये पॉसिबल नहीं है। ई ए इक्वल टू ई बी बाई आर। अंडरस्टैंड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए और बी पॉइंट के उनके बीच में ऐसा रिलेशन है जो पॉसिबल नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है। किस बेसिस पर आया है? ये भी है जो गलत है ये रिलेशन, और ये वाला रिलेशन ये इक्वल टू ई बी बाई आर स्क्वायर, ऐसा कोई रिलेशन है जो फिजिक्स में प्रेजेंट नहीं है। ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये रिलेशन जरूर है जो अपने फिजिक्स में होल्ड करता है। अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बच्चों मैं फील्ड लाइन के ऊपर ही मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, क्वेश्चन 6। ये जो बच्चों एक मेटालिक शेल है बच्चों, इट इज़ अ मेटालिक शेल एंड इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों यहाँ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो फील्ड लाइन है जो प्रेजेंट है पहले ही, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी फील्ड लाइन है पैरेलल और इक्विडिस्टेंट है। अंडरस्टैंड? और वहाँ आपने जो ये मेटालिक शेल रख दिया आपने, मेटालिक शेल, और ये अनचार्ज्ड है बच्चों, इट इज़ अनचार्ज्ड। और आपने किस जगह रख दिया? जहाँ है जो ऑलरेडी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी फील्ड लाइन है इस टाइप से। अब बच्चों ये फील्ड लाइन है जो इस टाइप से पास हो रही है बच्चों, फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन बच्चों इसके अंदर एंटर हो जाती है, इसके बाद ये इस टाइप से होती हुई ऐसे निकल जाती है। इट इज़ द फील्ड लाइन फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1, इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 2, इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 3। 3 के साथ क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 3 जो है वो आप है जो ऐसे निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड? इट इज़ द फील्ड लाइन नंबर 4। ये फील्ड लाइन बच्चों ऐसे जाके और ऐसे, और ऐसे जाके और ऐसे। तो इनमें से कौन सी फील्ड लाइन करेक्ट है? द करेक्ट फील्ड लाइन इज, अंडरस्टैंड? मैं जो इसको ऊपर वाले क्वेश्चन को हटा देता हूँ। The correct field line is first नंबर 1 वाली फील्ड लाइन, सेकेंड ऑप्शन है फील्ड लाइन नंबर 2, थर्ड ऑप्शन है फील्ड लाइन नंबर 3, फोर्थ ऑप्शन है बच्चों फील्ड लाइन नंबर 4। अंडरस्टैंड? अब आप खुद ही चेक करें। हमको पता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के अंदर मैंने डिटेल से बताया है कि वेदर ए कंडक्टर इज चार्ज और नॉट, वेदर इट इज सॉलिड और होलो, अंडरस्टैंड, वेदर इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज ज़ीरो इनसाइड इट। एक कंडक्टर जो होता है चाहे वो शेल होलो हो चाहे जो बच्चों सॉलिड हो, अंडरस्टैंड, वो चार्ज हो या नहीं हो, या फिर वो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो बच्चों इस हिसाब से तो है जो यहाँ फील्ड लाइन, ये वाली फील्ड लाइन इसके अंदर नहीं है, तो ये फील्ड लाइन करेक्ट हो सकती है। अंडरस्टैंड? करेक्ट हो सकती है। ये जो बच्चों इसके अंदर फील्ड लाइन, ये दोनों फील्ड लाइन्स है जो इस कंडक्टर के अंदर से पास हो रही है, ये मेटालिक शेल है, अनचार्ज है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, और इनके अंदर 2 फील्ड लाइनें बनी हुई। इसका मतलब ये फील्ड लाइन ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इन इज ऑलवेज ज़ीरो, ई इन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो बच्चों ये फील्ड लाइन इसके अंदर से जा ही नहीं सकती, अंदर फील्ड जब है ही नहीं तो फिर ये दोनों फील्ड लाइन कैसे है जो बनाई है आपने। तो इसका मतलब है जो 2 और 3 तो रॉन्ग है। अब आपको है जो 1 और 4th के अंदर है जो कंसिडर करना है विच फील्ड लाइन इज़ करेक्ट। तो बच्चों हम यहाँ नोट कर रहे हैं कि
कि ये फील्ड लाइन जो है बच्चों, ये इसके ऊपर 90 डिग्री पे गिर रही है, और ये फील्ड लाइन है जो बच्चों डायरेक्ट जा रही है, इट इज़ नॉट 90, ये वाला जो एंगल है थीटा नॉट इक्वल्स टू 90। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी कंडक्टर पे गिरती है, व्हेन इट फॉल्स एट एनी कंडक्टर, इट इज़ द राइट एंगल, वो जो 90 डिग्री पे गिरती है, और अगर उस कंडक्टर से इमर्ज होती है, निकलती है, तो भी 90 डिग्री पे ही निकलती है। तो बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, अंडरस्टैंड। जबकि ये वाली फील्ड लाइन जो है ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है, और निकलते समय भी ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है। थीटा इज़ नॉट इक्वल्स टू 90। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट, अंडरस्टैंड। ये मेटेलिक शेल है, अनचार्ज है, एक्सटर्नल फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर पड़ा हुआ, और इसने कुछ फील्ड लाइनें इसमें से पास करके बताई है। तो ये दोनों फील्ड लाइनें तो इसलिए गलत है क्योंकि अंदर फील्ड लाइन एक्चुअल में हो ही नहीं सकती, ए इन इज़ ऑलवेज 0। इसके बाद ये दोनों सही हो सकती है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि एक्सटर्नल फील्ड में रखे जाने पर एक्चुअल में क्या हुआ होगा, इसके ऊपर है जो ये चार्ज डेवलप हुए होंगे, नेगेटिव टाइप के चार्ज, अंडरस्टैंड। ये नेगेटिव टाइप के चार्ज डेवलप हुए होंगे, और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए होंगे, अंडरस्टैंड। तो बच्चों फील्ड लाइन इधर से आ रही थी, इसके ऊपर गिरेगी। अब गिरते समय वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और निकलते समय भी है जो 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है उस कंडक्टर से जब वापस इमर्ज होती है, अंडरस्टैंड। और अंदर ए इन इक्वल्स टू ऑलवेज 0, तो अंदर तो फील्ड लाइन हो ही नहीं सकती। और ये फील्ड लाइन चूंकि 90 डिग्री का गिरते समय इस कंडक्टर के ऊपर जब गिर रही है तब भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और निकलते समय भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इट मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट, अंडरस्टैंड। फील्ड लाइन नंबर 4 इज करेक्ट। ये बच्चों IIT के अंदर है जो आया हुआ क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड। तो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है 4th फील्ड लाइन इज करेक्ट, अंडरस्टैंड। इसके बाद बच्चों हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द करेक्ट फील्ड लाइन इज, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है जो 6। अब देखो बच्चों, एक है जो गॉसियन सरफेस बना रहा हूं मैं, इट इज गिवन ए गॉसियन सरफेस, अंडरस्टैंड, नो कंफ्यूजन। ये एक गॉसियन सरफेस है जो कि स्फीयर है बच्चों, स्फीयर, अंडरस्टैंड। इट इज अ क्लोज्ड बॉडी, क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस, दैट इज गॉसियन सरफेस, स्फीयर। और इसके अंदर बच्चों जो 2 चार्ज पड़े हुए हैं, Q1 और इस पॉइंट पे पड़ा हुआ -Q2, और एक चार्ज है बच्चों Q3 आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, अंडरस्टैंड। अब आपका क्वेश्चन है, while calculating the electric flux passing through Gaussian surface, the field intensity at any point on it, यानी गॉसियन सरफेस के ऊपर पॉइंट ले लिया जाए, उस जगह फील्ड इंटेंसिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो, द फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इट डिपेंड्स, वो डिपेंड करती है, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन है मेरा, वापस बता देता हूँ, वाइल कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, द फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इट डिपेंड्स, अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑप्शन है Q1 ऑनली, यानी इसके किसी पॉइंट पे, यहाँ ले लो पॉइंट, यहाँ ले लो पॉइंट, यहाँ ले लो, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप है जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वो Q1 पे डिपेंड करता है। ये फर्स्ट ऑप्शन है, अंडरस्टैंड। सेकेंड ऑप्शन -Q2 ऑनली। थर्ड ऑप्शन Q1 एंड -Q2। डी फोर्थ ऑप्शन Q1, Q2 -Q2, Q1, -Q2, Q3 प्लस Q3, अंडरस्टैंड। मतलब केवल Q1 पे डिपेंड करता है, इसके किसी पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट की बात कर लूँ मैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
केवल इस पे डिपेंड करता है, इस वाले चार्ज के कारण, या इस वाले चार्ज के कारण, या इन दोनों के कारण, या इन तीनों के कारण, या फील्ड इंटेंसिटी में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या Q1 के कारण होता है, या -Q2 के कारण होता है, या Q1 और -Q2 दोनों के कारण होता है, या Q3 के कारण होता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, आपको जवाब देना है। तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर अपन कैलकुलेशन करना चाहें तो बच्चों गॉस थ्योरम से है जो वी नो दैट फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस के ऊपर, दैट इज क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द चार्ज लाइंग इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसके ऊपर फ्लक्स डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड? फ्लक्स ओनली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज लाइंग इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इट डजंट डिपेंड अपॉन द इवन शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। वो गॉसियन सरफेस की शेप और साइज पे भी डिपेंड नहीं करता है, वो केवल उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड? लेकिन बच्चों इसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का उसकी सरफेस पे जो इंटीग्रेशन किया गया है, इट इज़ द सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। तो उसकी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों इन तीनों चार्जेस के कारण होगी, क्योंकि आपकी ये सरफेस तो हाइपोथेटिकल सरफेस है, दैट इज द गॉसियन सरफेस। तो इस Q1 चार्ज के कारण भी यहाँ फील्ड इंटेंसिटी होगी, इस -Q2 के कारण फील्ड इंटेंसिटी भी होगी, और Q3 के कारण भी फील्ड इंटेंसिटी होगी। यानी फ्लक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इट डिपेंड्स अपॉन द बोथ चार्जेस लाइंग इनसाइड और आउटसाइड। बाहर वाले चार्ज और अंदर वाले चार्ज दोनों पर डिपेंड करती है। क्यों बच्चों? अगर +1 आप गुलाब यहाँ रख दोगे तो क्या इसके कारण फोर्स नहीं लगेगा? क्या इसके कारण फोर्स नहीं लगेगा? क्या इसके कारण फोर्स नहीं लगेगा? तो फोर्स तो लगेगा बच्चों। तो इट मीन्स फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट ड्यू टू all the charges lying inside or outside. Understand? But flux depends upon the charge lying inside it. Understand? तो इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है Q1 एंड -Q2 एंड Q3. Understand? तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. Understand? अब बच्चों मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं. ये भी बच्चों कंपटीशन का क्वेश्चन सेलेक्ट किया था मैंने. अंडरस्टैंड? अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं. Question 7. A charge Q is lying inside a spherical Gaussian surface. A spherical Gaussian surface of radius r. Now if the radius is doubled, the flux emerging from the Gaussian surface becomes first doubled, half, it remains the half, it gets doubled. फर्स्ट ऑप्शन क्या डबल हो जाता है, सेकंड ऑप्शन क्या आधा रह जाता है, थर्ड 1/4, फोर्थ रिमेन्स द सेम. तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में मैं पहले वाले क्वेश्चन में ही दे चुका हूँ. अंडरस्टैंड? जैसे अगर आपके पास ये जो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर ये चार्ज Q लाई कर रहा है. अंडरस्टैंड? और इसकी रेडियस है जो बच्चों R है, ये स्फीयर है बच्चों, और ये जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस. अंडरस्टैंड? अब बच्चों अगर मैं इसकी रेडियस को डबल कर देता हूँ
है ना, अंडरस्टैंड, लेट है जो दिस बिकम्स द न्यू गाउसियन सरफेस। तो बच्चों फ्लक्स तो केवल है जो ई डॉट डी एस गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो केवल है जो क्यू इन पर डिपेंड करता है। इट डजंट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द गाउसियन सरफेस। पहले आपकी गाउसियन सरफेस ये स्फीयर था और अब ये नया स्फीयर हो गया जिसकी रेडियस ट्वाइस 2r है बच्चों। तो इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस गाउसियन, ये जो न्यू गाउसियन सरफेस है आपके लिए, न्यू गाउसियन सरफेस, उस न्यू गाउसियन सरफेस में भी अभी स्मॉल क्यू चार्ज ही है एंड द फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन only the charge lying inside it, not on shape and size of the Gaussian surface. That's why the option 4th remains same is correct option. Understand? अब बच्चों मैं अगला क्वेश्चन है जो आपके सामने ला रहा हूँ मैं, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a uniformly charged large thin sheet the field intensity due to uniformly charged large thin sheet at any nearby point depends नियर पॉइंट इज कर दें हम, इज फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर उस पॉइंट की डिस्टेंस है बच्चों थिन शीट से। जैसे आपकी थिन शीट है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी थिन शीट है, अंडरस्टैंड, और है जो ये आर इस पॉइंट की डिस्टेंस है, ये पॉइंट पी आर, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है बच्चों, इट इज़ ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट। अंडरस्टैंड, तो इसके नियर बाई पॉइंट है ये बच्चों, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -1, सी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -2, डी इंडिपेंडेंट ऑफ आर, यानी आर पे डिपेंड नहीं करती, शीट से जो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पर डिपेंड नहीं करती है। फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सेकंड ऑप्शन प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -1, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -2, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। अंडरस्टैंड। अब बच्चों देखना, तो हमको पता है इस थिन शीट के कारण इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ई इक्वल सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट होती है, एन केप वाली डायरेक्शन ये डायरेक्शन है बच्चों, इट इज़ ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द शीट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है पासिंग थ्रू द पॉइंट पी वेयर वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी। अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में जो बच्चों चूंकि फॉर्मूला ये होल्ड करता है, इसके अंदर आर नहीं आ रहा है बच्चों, आप नोट कर रहे हैं का मतलब ये पी पॉइंट अगर थोड़ा सा मैं क्लोज ले लेता, ये थोड़ा सा इससे दूर ले लेता, अंडरस्टैंड, ऑल पॉइंट्स आर क्लोज, मतलब आपके पास जो शीट है ना, उसके आप एक क्लोज में एक पॉइंट ले लो और थोड़ा सा उससे पहले दूसरा पॉइंट ले लो, या उस पहले वाले पॉइंट से थोड़ा सा आगे एक पॉइंट ले लो। तो इन सब पॉइंट्स के ऊपर है जो बच्चों फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एन केप होती है, वेयर एन केप इज द यूनिट वेक्टर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द शीट एट द लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट। अंडरस्टैंड। तो इसके अंदर बच्चों आर नहीं आ रहा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर, यानी
एक थिन शीट के कारण जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म नेचर का होता है। उससे जो फील्ड लाइंस निकलती है, जैसे वो पॉजिटिवली चार्ज है अगर, तो उससे जो फील्ड लाइंस निकलेगी वो पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होगी। तो इट डजंट डिपेंड अपॉन स्मॉल आर्स, वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द शीट। अंडरस्टैंड। और बच्चों ये क्वेश्चन IAS के अंदर है जो पूछा गया, IAS वाला एग्जाम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर ये जो एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। अंडरस्टैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। अब बच्चों मैं आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9। अंडरस्टैंड। अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है। इंडिपेंडेंट ऑफ R, क्वेश्चन 9। टू चार्जेस, जैसे ये प्लस Q चार्ज है बच्चों और ये प्लस Q चार्ज है। अंडरस्टैंड। और इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r है। ये प्लस Q चार्ज और ये बच्चों मिड पॉइंट है इनका, इट इज़ अ मिड पॉइंट है ना, ये O इज द मिड पॉइंट। टू चार्जेस आर प्लेस्ड स्मॉल कैपिटल Q एंड कैपिटल Q आर प्लेस्ड स्मॉल r डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर। नाउ a third charge is placed at the midpoint of the line joining the two charges। तो मैं इस क्वेश्चन को भी लिख देता हूं। टू चार्जेस आर प्लेस्ड स्मॉल r distance away from each other, small r distance away from each other। हाँ, now a third charge small q is placed at the midpoint of the line joining two charges। Understand? If the system is in equilibrium, then the value of Q is, अंडरस्टैंड। अगर ये सिस्टम जो बच्चों इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब आपको ये जो स्मॉल Q चार्ज ये रहना, इस पॉइंट पर रखना है। अंडरस्टैंड। और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग है बच्चों, तो पूरा होल सिस्टम इक्विलिब्रियम मीन्स द फोर्स ऑन एनी चार्ज। तीन चार्ज है बच्चों, उनके ऊपर है जो हर चार्ज के ऊपर फोर्स, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अंडरस्टैंड। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि जैसे इस पॉइंट पे ये जो राइट साइड में ये A पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये B पॉइंट ले लेता हूँ और ये मिड पॉइंट O है। तो B पॉइंट के ऊपर है जो बच्चों इस चार्ज के कारण फोर्स और इस स्मॉल Q चार्ज के कारण फोर्स, वो होना चाहिए बच्चों 0 होना चाहिए। अंडरस्टैंड। अब बच्चों ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इट विल रिपेल। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। अंडरस्टैंड। और तो सर्टेनली इसके इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये वाला चार्ज जो कि इसके मिड पॉइंट पे पड़ा हुआ है, इस लाइन के मिड पॉइंट पे, उसके ऊपर उतना का उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाए। इसका मतलब ये है कि इस चार्ज की जो नेचर है वो नेगेटिव होनी चाहिए। उसकी नेचर है जो नेगेटिव टाइप का होना चाहिए, क्योंकि ये तो दोनों ही है जो आइडेंटिकल नेचर के, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव। अंडरस्टैंड। तो इनके बीच में तो रिपल्शन लगेगा, यानी इस वाले चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और अब बच्चों अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, इस कॉर्नर वाले चार्ज को, तो ये स्मॉल Q चार्ज उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने के लिए इसका नेगेटिव होना जरूरी है। अंडरस्टैंड। तो बच्चों इसको सॉल्व करने का मैं एक तरीका बताता हूँ आप किसी भी कॉर्नर वाले चार्ज को, चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें, उसके ऊपर है जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का सम आपको 0 लिखना है। अंडरस्टैंड। तो जैसे फॉर एग्जांपल अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव, वो बच्चों आपको 0 लिखना है। अब बच्चों
अट्रैक्टिव फोर्स जो रिपल्सिव फोर्स है वो है इस वाले चार्ज के कारण इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा, तो इट इज़ के क्यू इंटू क्यू, दैट इज के क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर, इट इज़ द रिपल्सिव, अंडरस्टैंड। और अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर बाई टू का होल स्क्वायर, और आप उसको जीरो के बराबर पुट कर दें, अंडरस्टैंड। इट इज़ द रिपल्सिव, ये रिपल्सिव फोर्स है बच्चों, और ये जो वाला फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है। तो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों फोर्स है जो किसी कॉर्नर वाले चार्ज के ऊपर, चाहे इस वाले चार्ज की बात करो या इस वाले चार्ज की बात करो, उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो आप उसको इस टाइप से लिख लें, मैंने आपको एक तरीका बता रहा हूँ मैं, अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव इक्वल्स टू जीरो। अब बच्चों इससे जो स्मॉल क्यू की वैल्यू आएगी, अंडरस्टैंड, वो ऑटोमेटिकली विद साइन आएगी, अंडरस्टैंड, यानी साइन के कारण इनका है जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव का, इस स्मॉल क्यू के साइन के कारण इन दोनों अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का सम है जो जीरो होगा, अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों हम क्या करते हैं, इसका मैं साइड चेंज कर देता हूँ, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये r बाई टू है, तो बच्चों आर स्क्वायर बाई फोर, और फोर ऊपर चला जाएगा, और मैं साइड भी चेंज कर देता हूँ, इसको इस साइड में ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू फोर, अंडरस्टैंड, ये वाला फोर है जो ऊपर चला गया। अब बच्चों के से के कैंसिल, इस स्क्वायर से ये क्यू कैंसिल, इस आर स्क्वायर से ये कैंसिल, तो स्मॉल क्यू इक्वल्स टू आ रहा है बच्चों माइनस क्यू बाई फोर, अंडरस्टैंड। तो अगर स्मॉल क्यू की वैल्यू अगर माइनस क्यू बाई फोर हुई, तो उस कंडीशन के ऊपर, उस कंडीशन में बच्चों हर चार्ज, यानी इस चार्ज पे, इस चार्ज पे या इस चार्ज पे, जो अदर जो चार्ज बचे हुए उनके कारण नेट फोर्स क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। आप करके देख लें, अंडरस्टैंड। अब इसके जैसे इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हुए हैं, ए के प्लस क्यू बाई फोर, बी माइनस क्यू बाई फोर, सी प्लस क्यू बाई टू, डी माइनस क्यू बाई टू, तो सर्टेनली आपको ये जो बी के ऊपर मार्क करना है, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज माइनस क्यू बाई फोर, अंडरस्टैंड। अब बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, एक बच्चों मैं एक गाउसियन सरफेस ले रहा हूँ बच्चों, एक क्यूब ले रहा हूँ मैं बच्चों, क्यूब ऑफ साइड ए एज ए गाउसियन सरफेस, अंडरस्टैंड। या मैं एक क्यूब ले लेता हूँ आपको, तो ये जैसे मैं इस क्यूब को बना रहा हूँ, अंडरस्टैंड। और इस क्यूब के किसी कॉर्नर के ऊपर, इस वाले कॉर्नर पर मैंने स्मॉल क्यू चार्जेस पुट कर दिया, गिवन क्यूब ऑफ साइड इक्वल्स टू ए, इस क्यूब की साइड मैंने ए ले ली बच्चों, और उसके किसी एक वर्टेक्स पे मैंने स्मॉल क्यू चार्ज पुट कर दिया बच्चों। अब बच्चों हमको पता है जो क्यू चार्ज से तो फील्ड लाइनें इमर्ज होती है बच्चों, ये फील्ड लाइन है जो इसमें हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर फील्ड लाइनें निकलेगी, अंडरस्टैंड, इधर भी निकलेगी, इस डायरेक्शन में भी निकलेगी, अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन ये है, द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब विल बी, द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, अमाउंट ऑफ फ्लक्स passing through the cube is। अब बच्चों हमको क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आपको एक ऐसी है जो ऐसे बहुत सारे क्यूब ले लें आप, और उन क्यूब को कंबाइन करके, मतलब है जो आप उसको किस टाइप से कंबाइन करें कि ये वाला चार्ज है जो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आ जाए, अंडरस्टैंड। मतलब आप बहुत सारे ऐसे क्यूब ले लो जिनकी साइड ए हो, और आप उनको आपको अरेंज करना है, एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनानी है, अंडरस्टैंड, सच दैट
द गिवन चार्ज रिमेन्स ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आ जाए। तो बच्चों मैं ऐसी एक स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ऐसे कैसे है जो क्यूब है जो मैं और अरेंज कर देता हूँ। एक क्यूब है जो मैंने इसके साथ इस टाइप से अरेंज कर दिया, अंडरस्टैंड। एक क्यूब है जो बच्चों मैंने इसके पीछे अरेंज कर दिया, अंडरस्टैंड। एक क्यूब क्यूब नंबर 1, क्यूब नंबर 2, क्यूब नंबर 3 एंड क्यूब नंबर 4, अंडरस्टैंड। और फिर 4 क्यूब्स मैंने इनके ऊपर रख दिए बच्चों, ऐसे कैसे ही है जो मैंने 4 क्यूब्स क्या किए, इनके ऊपर रख दिए मैंने, अंडरस्टैंड। ऐसे क्यूब मैंने 4 क्यूब्स है जो मैंने इसके ऊपर अरेंज कर दिए बच्चों, अंडरस्टैंड। सॉरी, ये स्ट्रक्चर हमारी सही नहीं है, मैं आपको सही स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल है जो ये क्यूब नंबर 1, ये क्यूब नंबर 2, ये बच्चों है जो अंडरस्टैंड, ये जो 4 क्यूब्स और आपका चार्ज है जो यहाँ है, अंडरस्टैंड। अब आप समझो इसको ऐसा का ऐसे ही है जो इसके ऊपर है जो आपने और अरेंजमेंट है जो कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल है जो ये आपने जो इसके ऊपर है जो इस टाइप से अरेंजमेंट कर दिया, अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों है जो ये वाला चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आ जाएगा। मैं ज़्यादा अच्छा है इसको एक बड़ा बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है बच्चों। अब जैसे आप यूँ समझ लोगे जो इसके 2 पार्ट कर दीजिए आप, अंडरस्टैंड। ये 2 पार्ट, और आपका चार्ज है जो जैसे ये फिर है जो ध्यान रखना ये और पार्ट हो गए इसके, अंडरस्टैंड। तो कुल मिला के जो वो वाला चार्ज जो आपका है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने जो एक बॉक्स आपने यहाँ रखा, एक क्यूब आपने यहाँ रखा, उसके क्लोज एक क्यूब यहाँ, एक क्यूब आपने यहाँ, एक क्यूब यहाँ, अब आपका चार्ज तो यहाँ आ गया। अब इसके ऊपर चार्ज क्यूब और जमा दो तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आ जाएगा। फिर गॉस थ्योरम से, बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, फिर जो 8 क्यूब को आपने जो इस टाइप से अरेंज किया एक के ऊपर एक, अंडरस्टैंड, और उससे वापस एक क्यूब बन गया जिसकी साइड बच्चों 2a होगी, अंडरस्टैंड। क्योंकि आपने 8 क्यूब्स को है जो किस टाइप से अरेंज किया, एक क्यूब यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और इनके ऊपर 4 क्यूब और, तो बच्चों उनकी उससे जो एक न्यू क्यूब फॉर्म होगा 8 क्यूब से मिलके उसकी साइड है जो बच्चों 2a रहेगी, अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों ध्यान रखना उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर वो आ जाएगा। अब 8 क्यूब्स के बनने से जो भी आपको फाइनल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिल रही है जिसकी आउटर सरफेस इस टाइप से अगेन ए बॉक्स टाइप है, तो उसके अंदर ये क्यू चार्ज आ जाएगा और उसके वो ज्योमेट्रिकल सेंटर में होगा। तो फिर बच्चों आप उसको गॉसियन सरफेस अगर मानते हो तो गॉसियन सरफेस से जो फाई ई जो है जो कि इंटीग्रल ई डॉट डी एस होता है वो होता है बच्चों क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों फाई ई क्यू इन की जगह तो मैं क्यू लिख दूंगा, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब 8 क्यूब से जो मिलके ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनी हुई उससे जो फिर बच्चों इतना फ्लक्स पास होगा, इट इज़ द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द न्यू ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर विच इज मेड ऑफ 8 क्यूब्स arranged in such a way that all form a new cube of side 2a and the center to it the small q charge is placed, understand। उसके सेंटर पे जो ये स्मॉल q चार्ज आ जाएगा बच्चों। तो फिर उस कंडीशन में बच्चों चूंकि है जो उस q चार्ज की पोजीशन हर क्यूब के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, वो एक ऐसे है जो वर्टेक्स पे पड़ा हुआ है,
कि वो 8 क्यूब्स के लिए ही है जो बच्चों वो वर्टेक्स है जो सेम वर्टेक्स रहेगा, तो फिर बच्चों हर क्यूब से पास होने की है जो फ्लक्स के पास होने की प्रोबेबिलिटी है जो क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि उसकी है जो सिमेट्रिसिटी के कारण हर क्यूब उससे जो सिमेट्रिक पोजीशन में, तो उससे जो फ्लक्स पास होगा तो वो हो जाएगा बच्चों है जो आपने कितने क्यूब है जो अरेंज किए 8 क्यूब्स, तो फ्लक्स विल बी है जो फ्लक्स थ्रू द सिंगल क्यूब, जो आपको इनिशियली है जो क्यूब दिया हुआ था सिंगल क्यूब, वो होगा बच्चों 1/8 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जो उस चार्ज की जो अब पोजीशन है वो हर क्यूब के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक पोजीशन हो गई, तो बच्चों हर क्यूब से पास होने वाले फ्लक्स की प्रोबेबिलिटी भी है सेम रहेगी। ठीक है बच्चों, तो फिर है जो आप एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा 1/8 ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंडरस्टैंड, तो बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, मैं सोचता हूँ अगर आप ये जो इस टाइप से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी ये जो अच्छी प्रैक्टिस होने पर है जो ये आपको बोर्ड के अंदर भी बेनिफिट पहुँचाएगी, और नीट के अंदर और IIT के अंदर है जो आप यूँ ना समझे केवल हार्ड क्वेश्चन ही आते हैं, कुछ मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन, ईजी लेवल का क्वेश्चन भी है जो उसके अंदर कई बार इन्वॉल्व होते हैं, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन किया हुआ। मैं और आपके सामने जो वीडियो लाता रहूँगा जिसके अंदर मैं इस टाइप के क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे हम, और उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी उससे। थैंक यू।